तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज, जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसी की यहाँ पे वीडियो है। इसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट क्रूशल टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जिस समय आपका 1 से 2 दिन का टाइम होता है एग्जामिनेशन का, तो उससे पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। और बेसिकली बचा भी 3 से 4 दिन ही है एग्जामिनेशन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इनका रिवीजन आपकी एक तरह से प्रैक्टिस को बढ़ा देगा, आपकी जो तैयारी है उसको बढ़ा देगा। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल के साथ बने रहें। कोई क्वेरी है आपकी, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पर आप अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट कैसा हुआ मुझे ज़रूर बताएं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आप अपना जो ओपिनियन है आपका, जो आप जैसा आपका रिज़ल्ट रहने वाला है तो वो आप ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिस पे आपको नोट्स या जो पीडीएफ्स हैं सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आपका फर्स्ट यूनिट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो यूनिट है, उसके अंदर आपको बेसिकली यहाँ पे 4 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं। पहला है आपको प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जो है आपके जैसे अलग अलग हैं। आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, और ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये कुछ कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलते हैं, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। इनके डेफिनेशन से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको देखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, इस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो आपकी पॉलिसी से रिलेटेड होता है कंपनी के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपकी जो है आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड है। जैसे 3 आपका कैश फ्लो से रिलेटेड है, 6 आपका डेप्रिसिएशन से है, 14 आपका अमलगमेशन से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आपको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और पीएनएल है, इन 2 चीज़ों को आपको कमांड इस पर बनानी पड़ेगी आपको। पार्टनरशिप में आपको अलग अलग जो रेशियोज़ दिए रहते हैं उसका आपको कैसे करना है। जैसे आपका गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है पार्टनरशिप के अंदर। तो ये बेसिकली 4 यूनिट आपके लिए बनती हैं इसके अंदर। दूसरा है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में आपको सबसे पहला यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। दूसरा आपको हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस समझना है। और जो हायर परचेज सिस्टम है उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना भी पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, इसके मैं ऑलरेडी रिवीजन वीडियो कर चुका हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर वाली आपको रखनी ही है। जैसे आपके कंप्यूटर्स के बेसिक टर्म्स आपको नॉलेज उसकी होती ही है, साथ में कुछ अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, जैसे आपके टैली से रिलेटेड है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर होता है। इशू में आपको कैसे इशू किया जाता है, आपके जो प्रीमियम पे है, आपका जो डिस्काउंट पे तो अब होता नहीं है, जैसे आपका पार वैल्यू पे है। उसके अलावा फॉरफीचर कैसे किया जाता है, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। इसके अलावा जो आपका इसमें प्रोविजंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, इसको आपको देखना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 मेथड आपकी होती हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड होती है, वैल्यू कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट मेथड होती है, इसके अलावा आपके एन्युटी मेथड होती है। तो 4 मेथड इसकी होती हैं। इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में किया था। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स आपको देखने हैं, जैसे होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। इसके केस में आपकी जो यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और लिक्विडेशन आपको पढ़ना है। लिक्विडेशन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिक्विडेटर्स फाइनल जो स्टेटमेंट बनता है उसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके अंदर जैसे कि आपको पेमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर पेमेंट का जो ऑर्डर है वो पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है, वो आपका लीगल चार्जेस का होता है। उसके बाद जो रेमोरेशन दिया जाता है आपका लिक्विडेटर को दिया जाता है। उसके बाद जो डिवेंचर्स होल्डर का पेमेंट होता है। आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट होता है। फिर आपका इक्विटी शेयर्स की बारी आती है। तो ये कुछ पेमेंट की हायरार्की होती है, और जो फॉर्मेट है, परफॉर्मा है, उसको आपको एक बार देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको देखना है एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, जैसे आपके फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ना, इसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एक हमारा प्रोडक्ट गुजरता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी का होता है, शुगर का होता है। तो ये कुछ आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है, इसके अंदर आपको एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको देखना पड़ेगा, जिसमें ठेका जो हम कहते हैं उसको, उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपका जैसे अनसर्टिफाइड वर्क क्या है, सर्टिफाइड वर्क क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेफर करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में आपको फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी देखनी है, जैसे आपका नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, एमएम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं, इनको आपको एक बार ओवरव्यू करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको देखना पड़ेगा, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस सीएस है, कॉस्ट ऑफ आपकी इक्विटी सीएस है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करनी है। इसकी वीडियोज़ भी मैंने डिटेल वीडियो अपनी चैनल पर डाली हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपको अलग अलग डिसीजंस लेने हैं, जैसे आपके फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, 3 तरह के डिसीजन होते हैं हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी क्या होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है और एक तरह से कंपाउंडिंग मेथड क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी का सेंस क्या किससे रिलेटेड होता है, जैसे आपको इसमें कुछ मेथड भी आपको ध्यान में रखनी है जो हमें कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे एनपीवी मेथड होते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होती है हमारी, आईआरआर मेथड होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होती है हमारी, पे बैक पीरियड मेथड होती है हमारी। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, इसके फॉर्मूलेज को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको देखना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको देखना है। ये 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको जो मटेरियल वेरिएंस है वो देखनी है, और लेबर वेरिएंस, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो अलग अलग फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे, जैसे पीबी रेशियो का फॉर्मूला था, बीईपी का फॉर्मूला था, एमओएस का फॉर्मूला था, तो वो आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस का काफ़ी पार्ट हमने, कंप्लीट पार्ट हमने यहाँ पे किया था, थ्योरेटिकल पार्ट में भी और रिवीजन वीडियोज़ में भी हमने इसको वो एमसीक्यू के थ्रू भी हमने इसको देखा था। तो रेशियो एनालिसिस का बेसिकली आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है, रेशियो के फॉर्मूलेज को आपको देखना है, और फॉर्मूलेज को ऐसे देखना है कि वो बाइफर्केशन हो सके उसका अलग अलग, जैसे लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो आती हैं आपकी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या रेशियो आती हैं, इन्वेंट्री जो आपके, इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशियो है उसमें क्या क्या रेशियो आती है आपकी। तो ये अलग अलग बाइफर्केशन जो है उसको आपको देखना पड़ेगा, और जो फॉर्मूलेज हैं उनको तो ध्यान में रखना ही है। जो फॉर्मूलेज है प्रॉफिटेबिलिटी का तो आपका सिंपल सा है, सेल्स के साथ में आपका जो बनता है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो ये तो सिंपल सा हो गया। बाकी के फॉर्मूलेज को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये रेशियो एनालिसिस ये आपका हो गया। अब आपका टैक्सेशन का और लॉ और ऑडिटिंग का पार्ट आता है। टैक्सेशन में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर करना है। इसके अंदर आपको जैसे कि रेजिडेंट कब होता है, नॉन रेजिडेंट कब होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होता है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसकी मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ, 14 से 15 मिनट की मुश्किल से वीडियो है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आपको बेसिकली 5 हेड होते हैं हमारे पास, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये आपके 5 हेड होते हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर मैं बात करूं अगर इनमें से भी कुछ, तो एक आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन, इन तीनों को कभी मत छोड़ना। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ रिटर्न, ये आपका इसके अंदर आईटीआर जो मैंने अलग अलग बताए वो आपका मैच करने वाले में भी आ सकता है। आईटीआर 1 क्या है, आईटीआर 2 क्या है, आईटीआर 3 क्या है, आईटीआर 4 क्या है, आईटीआर वी क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड। तो इस चीज़ को भी आपको एक बार ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑडिटिंग के पार्ट में, ऑडिटिंग का हमने लास्ट वीडियो अभी चैनल पे किया ही हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर की है मैंने, ये जितने लिखी है ना। टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, सेक्शन अंडर ऑडिटिंग है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है जीएसटी का पार्ट। जीएसटी के अंदर हम यहाँ पे करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी, जैसे एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, ये कुछ जीएसटी के टाइप्स होते हैं। इन कहाँ पे ये एप्लीकेबल होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसके अंदर आप डेस्टिनेशन वाइज आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केस स्टडी का क्वेश्चन आपको निकल के आ सकता है, जैसे आपको एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दी जाएगी, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गुड्स गया और आपको स्टेशन की जो लोकेशन है वो दे दी जाएगी, तो इसके अंदर कौन सा टैक्स यहाँ पे चार्ज होगा, कौन सा जीएसटी चार्ज होगा। इसके अलावा जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना। बेसिकली 4 रेट अभी चल रहे हैं, 5, 12, 18 और 28 के रेट, तो इनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जीएसटी अगर आपको देखना है तो इसकी भी मैंने अलग से 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट जीएसटी हमने यहाँ पे किया हुआ है, चैनल पे आप देख सकते हैं।
राइट। तो यूनिट 7 आपके पास आती है, इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस के अंदर मेंशन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले करना है डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपके जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। इनके अंदर कर्व कैसा बनता है ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, जैसे आपके परफेक्ट कंपटीशन में क्या मार्केट का सिनेरियो, क्या यहाँ पे प्राइस का सिनेरियो रहता है। इसके अलावा ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोली होता है आपके पास, और इसके अलावा ओलिगोपोली होता है। तो ये कुछ आपके जो मार्केट्स होती हैं उनकी सिचुएशंस को आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी होता है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई से रिलेटेड होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप यही चीज़ें देखेंगे, कैसे आरबीआई अपनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमी में, और जो इसके डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे आपके इसके मैं बात करूँ, जैसे आपके एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ओवरव्यू आपको करना है, और इसके साथ साथ ये आपका बैंकिंग के यूनिट में भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स में आपको 3 यूनिट यहाँ पे करनी है, 3 चीज़ें। सबसे पहले आपका पोस्ट कोर पर करना है। अब आप इतना छोटा सा देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने क्यों मेंशन किया, ये काफ़ी आपको ब्रॉड में है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये आपके जो मैंने अच्छे से आपको करवाए भी थे एमसीक्यू के थ्रू। हर एक जो आपका ये फंक्शन है इसको मैंने समझाया था, तो इसको आपको सारे फंक्शंस को इंडिविजुअली समझना है कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको सीएसआर बोला जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सीएसआर को, इसकी जो लिमिट्स हैं उसको ध्यान में रखना है, कितना टर्नओवर होने पे सीएसआर एप्लीकेबल होगा, कितना यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू होने पे होगा, कितना या नेटवर्थ होने पे होगा। तो ये तीनों की आपको लिमिट याद रखनी है। और 2% वाली आपको जो ओवरऑल जो 2% खर्च करना पड़ता है सीएसआर के रूप में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद एमआईएस पे है, जो आपका एमआईएस को भी आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इसको आपका थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। यूनिट 9 स्टेट की बात करते हैं। स्टेट के अंदर आपको डेटा टाइप्स देखने हैं, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखना है। जैसे डेटा टाइप में आप एक तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आप देख सकते हैं, और कलेक्शन ऑफ डेटा टूल्स आपके जैसे क्वेश्चनर हो गए, आपके इंटरव्यूज़ हो गए, आपके ऑब्जर्वेशन हो गए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेड्यूल हैं। तो इन क्वेश्चनर इन जो टूल्स हैं उनको भी आपको देखना है। स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, और इसके अलावा जो आपके मीडियन है, मोड है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सेंट्रल टेंडेंसी आपको देखनी पड़ेगी, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपको वेरिएंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको मैंने अच्छे से करवाया था, उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने बोला था कि ये आपका बेल शेप का कर्व होता है, और इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे अलग अलग बताई थी, तो इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो ये यूनिट 9 होती है। उसके बाद यूनिट 10 है आपका मनी मार्केट से रिलेटेड, मनी बैंकिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड होता है। इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है बेसिकली, एक फाइनेंशियल मार्केट करना है, इसके अंदर आपका एक कैपिटल मार्केट आ जाता है, एक आपका मनी मार्केट आ जाता है। इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स को आपको ध्यान देने हैं, कैसे कि आपके कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कैसे आपके मनी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। टाइप एंड फंक्शन ऑफ बैंक, जैसे आपके अलग अलग बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपके। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके जो फंक्शंस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही कुछ बैंक्स जो हैं इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को और आपको हेडक्वार्टर को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आईडीबीआई का 1964 में होता है, आईसीआईसीआई का आपका 1955 में है। इसके अलावा आपका हम बात करें जो आपकी एक्सिम बैंक है 1982 में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, राइट। तो इनको, जैसे आरबीआई है 1935 है, और ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सिडबी है, सेबी है, और नाबार्ड है, कुछ ये बैंक्स हैं, इनको इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इनके हेडक्वार्टर को। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का है। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, इसके अंदर आप एक बार प्रोसेस समझ गए तो आपको बेसिक जो हमारे जनरल लाइफ से होती है रिलेटेड, वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारी इनकोडिंग से लेकर डिकोडिंग और फीडबैक तक की प्रोसेस चलती है, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना है, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आपका वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल भी आपका बाइफरकेट किया जाता है 2 पार्ट में, जैसे रिटन होता है, ओरल होता है। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल सहित आपको याद में
अपनी मेमोरी में यहाँ पे रखनी है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बाधा बनती है, जैसे आपके कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आपके पास आ सकती हैं, वो चीज़ों को आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। लास्ट यूनिट आपकी लॉ की है। इसके अंदर आपको बेसिकली मैंने 5 चीज़ें इंक्लूड की हैं। पहले तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखना है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपका एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको एक बार देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि आपके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार रिवाइज कीजिए। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस देखने हैं, जैसे आपके कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजंस हैं। जैसे कंपनीज में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, मिनिमम लिमिट कितनी होती है, कितनी पेड अप कैपिटल होती है, इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं उनको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, इसके अंदर बेसिकली जो आपका सेलर होता है और जो बायर्स होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको जो अलग अलग आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके प्रोमिजरी नोट होता है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बेसिक से आपके 3 ही होते हैं, मेजर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 3 होते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे होते हैं, तो इनके सेक्शंस भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रोमिजरी नोट का आपका सेक्शन क्या है, सेक्शन 4 आपका है। उसके अलावा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5 है और आपका चेक का सेक्शन 6 है। तो इन चीज़ों को एक बार आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। आईटी एक्ट 2000 को आपको एक बार देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका, इसके अंदर क्या यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो टेम्परिंग ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे हैं, उससे क्या सेक्शन लगता है, कितनी पेनल्टी पड़ती है। हैकिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविजंस हैं। आप अडल्ट कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे साइबर टेररिज्म हो रहा है उसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविजंस है। तो इन सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। एक बार इसकी पूरी लिस्ट एक बार बना लीजिए, उससे आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा कितना कौन सा सेक्शन है, इसकी क्या लिमिट है, इसकी क्या पेनल्टी है और यहाँ पे ये आपका क्या क्या इसमें हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। तो गाइज ये थे हमारे 12 के 12 यूनिट कंप्लीट जो टॉपिक था उसकी। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का लगा होगा, ठीक है ना। इसको एक बार मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप अच्छे से यहाँ पे दोबारा रिवीजन कर लेना, अच्छे से आप एक बार देख लेना इसको। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस वीडियो का लास्ट में ही सही, लेकिन मैं ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग अपने एंड पे प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी को लगता है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ और यूनिट इंपॉर्टेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करे, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी थिंकिंग के बेस पे मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही एग्जामिनेशन में आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं एक आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन यहाँ पे थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुकाबले, ताकि कंपटीशन आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप टैकल कर पाओ। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अभी तो वीडियो इसके अलावा हाँ मैं भूल गया, आपको थोड़ी सी टिप्स देने हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो टिप्स देने का टाइम होगा नहीं आगे, वो बात की बात है। पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको करनी क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ पे आपकी स्ट्रेंथ है। अभी कुछ यूनिट ऐसे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे आपके पास जिन टॉपिक्स पे आपने बिल्कुल देखा ही नहीं है। कृपा करके उन टॉपिक्स को आप देखना भी मत, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में वो सिर्फ आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, उनको आप देखो मत जो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, थोड़ा बहुत आपने देखा तो उसको रिवीजन जरूर करना, बट बिल्कुल भी आपने अगर 0% भी उसके रिवीजन देखी ही नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, तो उसको देखना मत। और उस चीज़ पे काम करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे आपके जिस टॉपिक पे ज़्यादा आपकी कमांड है ना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और उसके क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि वो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो जो यूनिट आपने नहीं किए उसके छोड़ भी देते हैं तब भी आपके पास चलता है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग है एग्जामिनेशन में, इस बात को ध्यान में रखना। नेगेटिव मार्किंग के केस में सारे क्वेश्चन करके मत आना, पहले देख लेना कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं एक्यूरेट, उन चीज़ों को पहले कर लेना। फिर अकॉर्डिंगली अगर आपके किसी 2 ऑप्शन में आपको गड़बड़ी लग रही है तो उसको आप यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ पे CDP बेस पे एग्ज़ाम होने वाला, आपका कंप्यूटर CBT बेस पे है, तो आप कंप्यूटर पे आप एग्जामिनेशन देना है। तो उसके लिए आपके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एग्जामिनेशन से पहले, जैसे स्कैनिंग की जाती है या आपका एंट्रीज होती है वहाँ पे अंदर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम से पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 15 मिनट पहले लिखा गया, बट आपको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, आराम से अपना जो एकदम से मूड अपना रिफ़्रेश कर लें। और जैसे ही आप जाएंगे तुरंत, तो इसमें
हबड़ तबड़ होती है, तो उसके केस में आपका जो मेंटल लेवल होता है वो काफ़ी स्ट्रेस में चले जाता है। इसलिए आप थोड़ा पहले जाएं रिलैक्स होके, ठीक है, आराम से। और दूसरी चीज़, अभी एग्जामिनेशन को लेके दिमाग में अपने जो प्रेशर ना बनाएं, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा। अभी अपनी तैयारी ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है एग्जामिनेशन के बारे में। एग्ज़ाम तो होगा ही, उसका रिजल्ट देखी जो होगा बात की बात है, बट पहले एग्ज़ाम में आपको बैठना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेना। उसके अंदर बेसिकली आपके जो फ़ोटोज़ मांगी गई हैं, 2 फ़ोटोज़ आपको साथ में रखनी है। और मोस्ट जो आपके मैं कहूँगा कि अगर जो फॉर्म में लगाई है वही फ़ोटो आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा एक आईडी प्रूफ भी अपने साथ रख लेना। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ध्यान से पढ़ लेना और उसके अलावा उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ऐसे ही पढ़ना है। 2 या 3 दिन आप ऐसे पढ़िए, रट के नहीं। बिल्कुल आपको अपने जो जनरल लाइफ है, आपकी डेली लाइफ है, उससे चीज़ों को कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। अगर रट के पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे रिवीजन सही नहीं होगी। आपको चीज़ों को याद नहीं करना, रटना नहीं है, बल्कि आपको कुछ समझ के करना है चीज़ों को। जैसे आप कहीं पे कोई चीज़ लिख ली तो वो आपको ऐसे याद होगी कि हाँ मैंने वो कॉपी के दाएं पेज पे लिखी हुई थी या कॉपी के टॉप पे लिखी हुई थी, वो मेरे को ऐसे याद आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लाइफ से रिलेट करके देखिए। जैसे मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑडिटिंग के कुछ सेक्शंस हैं ना, तो वो लेंदी हैं, बट उनको आपको प्रैक्टिकली ऐसे कुछ कहानी बनाई है उनकी, ऐसे हायरार्की में उसको अरेंज कीजिए कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। और तो ये था आपके लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक कोट आपके लिए लिखा है, देखिए क्या लिखा गया है। जिसने भी खुद को सर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया, ठीक है, सॉरी खर्च किया, राइट। जिसने भी खुद को खर्च किया, राइट, जिसने भी खुद को खर्च किया का मतलब आज जिसने मेहनत करी, जिसने अपने खुद के जो टाइम का इन्वेस्टमेंट आज किया है, कल के दिन में गूगल पे आपको सर्च किया जाएगा। अगर आपने आज अपने आप को खर्च किया तो आप साइनिंग स्टार के रूप में कल सर्च किए जाओगे, इस बात को ध्यान में रखना। तो हार्ड वर्क से डरना नहीं है। आज अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कल ईजी लाइफ होगी, इस बात को ध्यान में रखना। सो ये थी गाइस आज की सब कुछ जो भी बातें थी। इसके अलावा पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें। किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ यहाँ पे, मेरे से आप हेल्प ले सकते हो। और बस इतना ही आज के लिए। कल आपके लिए नई वीडियो आएगी रिवीजन की, उसको आप देखना और अपनी रिवीजन को कैसे आपकी चल रही है प्रिपरेशन उसको मुझे बताते रहना। सो थैंक यू सो मच। टाइम अभी काफ़ी हो चुका है, अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, लगभग देखते हैं टाइम क्या है। देखिए 11:30 के आसपास हो रहा है। वैसे मैं वीडियो कल पोस्ट करने वाला था, बट आपकी जो नीड के अकॉर्डिंग है उसको मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ताकि आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड नाइट।